विद्यार्थी मित्रों, अभी इस समय पर हम कक्षा 8 की एसएस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जिस चैप्टर को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी इस चैप्टर का नाम है व्यापारी शासक कैसे बने। ठीक है, एक तो पहली बात व्यापार करने के लिए आए, फिर हमारे देश में जो लोग बाहर के देशों से व्यापार करने आए वही हमारे देश के राजा कैसे बने। ठीक है, ये जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से हमको मिलेगी। ठीक है, मध्यांतर में विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे। जय और मिताली दो बच्चों और बंदर की कहानी को पढ़कर एक दूसरे का मजाक कर रहे थे, मतलब दोनों आपस में मजाक कर रहे थे। पास में बैठे हुए उनके वर्ग शिक्षक ने बताया कि बाल मित्रों, यह भी एक नीति है। दो की लड़ाई में लाभ तीसरे को ही होता है। अंग्रेजों ने भी इसी नीति से ही भारत में अपने राज्य का विस्तार किया, यानी कि अपने राज्य को फैलाया। श्रीमान जी, यह किस तरह हुआ? यानी कि बच्चों ने प्रश्न किया शिक्षक से कि ये कैसे हुआ। जय ने प्रश्न किया। वर्ग शिक्षक ने कहा कि चलो वर्ग में मैं आज आपको भारत में आकर अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीय राजाओं पर अपनी सत्ता स्थापित की उसकी बात करता हूँ। 18वीं शताब्दी के अंत में राजनैतिक क्षितिज पर अंग्रेज एक नई राजशक्ति के रूप में उभरने लगे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में मात्र व्यापार करने के लिए आए थे? शुरुआत में अंग्रेजों को भारतीय प्रदेशों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करनी थी, तो फिर वे पूरे भारत में शासक कैसे बन गए? जायज़ सा प्रश्न है। सभी के मन में हो सकता है कि पहले उनको अनुमति प्राप्त करनी थी और फिर एकदम से वो राजा कैसे बन गए। तो हमारी कुछ लापरवाहियाँ भी थीं और हमारा आपस में प्रेम व्यवहार ना होना। भारतीयों के बीच में उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ऐसी तो अनेक बातें अंग्रेजी शासन के साथ जुड़ी हुई हैं। मूल उद्देश्य तो वे अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सरलता के लिए, राजकीय शक्ति प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्होंने यह नीति अपनाई। चलिए अब आते हैं वेलेस्ली की विस्तार योजना में। ठीक है, वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर जब भारत में आया था, उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीव्र स्पर्धा चल रही थी। भारत में फ्रेंच ताकतवर न बने, इसलिए भारत के देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली ने एक योजना बनाई, जिसे सहायक योजना कहा जाता है। इस योजना को स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। जी हाँ, तो अभी हम थोड़ा फिर 2 लाइन ऊपर चलते हैं। अंग्रेजी सत्ता विस्तार करने के लिए वेलेस्ली ने एक योजना बनाई। जो योजना बनाई उसको नाम दिया सहायक योजना। नाम से तो ऐसा लगता है कि ये योजना सहायता करेगी, परंतु नहीं। जैसे ही अब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये योजना बहुत खतरनाक थी। इस योजना को स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, मतलब एक तो पहली बात, वो हमारे कार्यों में हस्तक्षेप करते थे और उनकी सेना भी हमको रखनी पड़ती थी, मतलब उस राज्य को रखनी पड़ती थी जो राजा उनकी सहायता को स्वीकारता था। इसलिए अब भाई जब सेना रखेंगे तो उनकी पगार भी देनी पड़ेगी, और हमारे भारतीय अगर जो उस जगह पर काम करेंगे तो उनके पास पैसा जाएगा। भाई जो ड्यूटी करेगा उसको पैसा मिलेगा, सीधी बात है। लेकिन तो हम जो सहायक योजना को स्वीकार करते थे उनको अंग्रेजी सेना रखनी ही पड़ती थी, और इसके साथ ही उस राज्य में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रहता था, यानी कि उनका सेना का संचालन करने के लिए भी एक व्यक्ति रखा जाता था। जैसा वो कहता था वैसा ही सेना काम करती थी। इस तरह अंग्रेजी सेना और उसके प्रतिनिधि सुरक्षित रहते थे। देशी राज्यों को अंग्रेज सेना मिलती थी,
परंतु उसका उपयोग वे नहीं कर सकते थे। सेना जरूर मिलती थी परंतु उसका उपयोग करने की छूट नहीं थी, और छूट होती भी तो वही करते जो अंग्रेज कहते, यानी कि जो उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कहता। तो सेना रखने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन फिर भी यही थी सहायक योजना कि भारतीयों को सहायता नहीं मिलती थी, सहायता उनको मिलती थी, अंग्रेजों को। वेलेस्ली की सहायक योजना के शिकार भारत के अनेक देशी राज्य बन गए, जिसमें निजाम, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़, मराठा आदि राज्यों का समावेश होता है। देशी राज्यों के लिए यह सहायक योजना मीठे जहर की तरह थी। जैसा कि अभी हमने कहा कि बहुत खतरनाक थी, तो जी हाँ, ये खतरनाक ही थी, क्योंकि ये फिर उससे बाहर नहीं निकल सकते थे, वो शासक बाहर नहीं निकल सकते थे। जैसा वो कहते थे वैसा ही चलना पड़ता था। देशी राज्यों के लिए यह सहायक योजना मीठे जहर की तरह थी। शुरुआत में राजाओं को सुरक्षा और मदद दिखाई पड़ती थी। मतलब जो राज्य सहायक योजना को स्वीकार करता था तो पहले तो ऐसा लगता था कि बहुत सहायता मिलेगी, परंतु धीरे धीरे वास्तव में तो गुलामी का अनुभव कराती थी कि जैसा वो कहें वैसा करना पड़ेगा आपको। वेलेस्ली की इस विस्तार योजना, सहायक योजना के प्रथम शिकार हैदराबाद का निजाम बना। बाद में मैसूर और अयोध्या के राज्य शिकार हुए। तांजोर और कर्नाटक का यही हाल हुआ। मराठा सरदारों में आपस में झगड़ा करवाकर उन्हें भी अपनी योजना का शिकार बनाया, यानी कि फूट डालो और राज करो। इस तरीके से बेटा हमारा अभी ये पेज नंबर 19 पूर्ण हुआ और अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 20 पर। ठीक है। मराठों के साथ लड़ाई करके निजाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए निजाम ने सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार किया। टीपू सुल्तान का राज्य तो पहले ही अंग्रेजों की हुकूमत में आ गया था। नाना फडणवीस के अवसान अर्थात मृत्यु से मराठा संघों के बीच में झगड़ा हुआ। बाद में एक मराठा राज्य अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो, डिवाइस एंड रूल की नीति के शिकार हो गए। अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि राज्य एक या दूसरे के बहाने से हड़प लिए, यानी कि हमने उनको भी सहायता दी, ऐसा बता कर कि हमने अयोध्या राज्य को, मतलब अयोध्या को सहायता दी, गोरखपुर को सहायता दी, एक दूसरे की सहायता बताते बताते दूसरे राज्य को भी हड़प लिया। इस तरह से 7 वर्ष के समय में वेलेस्ली ने कंपनी का विस्तार किया और अपनी इस योजना के द्वारा कंपनी सत्ता को सर्वोपरि बनाया, यानी कि अपने राज्य को उन्होंने, अंग्रेजों ने बहुत बढ़ा लिया। और वेलेस्ली ने जो ये योजना बनाई, इससे भारतीय अलग थलग पड़ गए आपस में, एक दूसरे पर लोगों को विश्वास नहीं रहा और वो फूट डालते गए, राज्य करते गए, अपने राज्य को बढ़ाते गए। ठीक है। अब आते हैं नीचे। अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए। जी हाँ, जैसा कि नीचे मानचित्र में दिया हुआ है, पेज नंबर 20 पर जो मानचित्र दिया हुआ है ना, उस पर समझाया गया है। वेलेस्ली की विस्तार योजना के शिकार मैसूर, निजाम और मराठा सरदार बने। बाद में अंग्रेज उत्तर भारत में आगे बढ़े। नेपाल ने भय के कारण उनके साथ मित्रता की। उसके बाद अंग्रेजों ने सीमा पर युद्ध किया। सिख महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की और अफगान विद्रोह में जीत प्राप्त की। तो महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के राजा थे, उनके साथ में मित्रता करने का अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी थे तब तक वे अपने राज्य का विस्तार पंजाब में नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा रणजीत सिंह जी से पहले मित्रता की। सिंध में भी सत्ता स्थापित की। सिखों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर सिख साम्राज्य हड़पने की कोशिश की, परंतु जैसा कि अभी हमने कहा, सिख साम्राज्य को भी हड़पने की कोशिश की, परंतु जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी थे तब तक ऐसा संभव नहीं हो सका। परंतु जब तक पंजाब में रणजीत सिंह का राज्य था तब तक उन्हें सफलता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ उन्होंने मित्रता की। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं पेज नंबर
21 पर, ठीक है ना। तो हमारे पेज नंबर 21 पर, मतलब जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह के साथ में दोस्ती की, रणजीत सिंह उस समय में शक्तिशाली शासक थे, मतलब उनका बहुत अच्छा शासन था, शासनकाल उनका ज़बरदस्त था कि अंग्रेज उनके सामने अपनी सत्ता को बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपीय अफसरों की सहायता से मजबूत सेना का निर्माण किया। आसपास के अधिकतर प्रदेशों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उनके अवसान के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई। रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक पंजाब के प्रशासन में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सके। अराजकता, अव्यवस्था एक तरीके की, कि जो जिसकी मर्जी आ रही है वो कर रहा है, कोई किसी नियम का पालन नहीं कर रहा है, राजा की कोई सुन ही नहीं रहा है, ऐसा हो गया। अब उन्हें अवसर प्राप्त हो गया, इधर रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जैसे ही अंग्रेजों को अवसर मिला तो उन्होंने देखे आगे क्या किया। अब उन्हें अवसर प्राप्त हो गया। हार्डिंज गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते ही उसने सिख साम्राज्य को भेदभाव की नीति से अंग्रेजी शासन के नीचे ला दिया, यानी कि भेदभाव कर दिया, तोड़ा फोड़ा तो नहीं, यानी कि फूट तो नहीं डाल पाया, लेकिन फिर भी भेदभाव करना है तो फूट डालो राज्य करो की ही नीति। जी हाँ, अब विचार कीजिए। अब हम आते हैं विचार कीजिए में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल में सत्ता स्थापित क्यों की? क्योंकि बंगाल धनाढ्य प्रदेश था, धनाढ्य राज्य था, और वहाँ सबसे पहले तो जो वहाँ से गहने वगैरह जो ले जाए गए वो खुले आम बाज़ारों में, विदेशों में बेचे गए। जैसा कि आप इधर उधर के, यानी कि अभी हमने पिछली कक्षा के चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ के लोगों ने तब बहिष्कार किया अंग्रेजी सत्ता का जब उनके गहने आभूषण बाजार में खुलेआम बेचे गए। तब उनको पता चला कि अरे रे, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। चलिए अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं। सिख साम्राज्य और अफगान प्रदेश के ऊपर अंग्रेजों को सत्ता क्यों स्थापित करनी पड़ी? क्योंकि वो शक्तिशाली प्रदेश थे, और अगर जो वहाँ स्थापित नहीं करते तो राज्य का विस्तार होना असंभव था। तीसरा पॉइंट, अंग्रेजों का सैन्य बल छोटा था तो भी वे पूरे भारत में सत्ता किस तरह स्थापित कर सके? उनके जैसे हमारे भारतीयों के पास आधुनिक साधन नहीं थे, पैसे का अभाव था, क्योंकि वो धीरे धीरे भारत का पैसा इंग्लैंड ले जाते रहे और भारत गरीब होता गया। तो हमारे भारतीयों के पास ना तो आधुनिक साधन थे और ना ट्रेंड की हुई, यानी कि तैयार की हुई सेनाएं भी नहीं थी। आधुनिक साधनों का उपयोग करना भी भारतीय सेना को नहीं आता था, इसलिए वे भारत में सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो गए। भले ही उनकी सेना छोटी थी, वो थोड़े थे इंडिया में, यानी कि भारत में अंग्रेज लोग थोड़े थे, फिर भी उन्होंने भारत में राज्य किया तो अपने आधुनिक साधनों और आधुनिक सेना की वजह से किया। हमारे सैनिक तो बहुत थे परंतु उनको आधुनिक साधनों का उपयोग करना ही नहीं आता था। अब आता है पॉइंट नंबर 4। अंग्रेज अपना शासन पूरे भारत में स्थापित करने में सफल हुए, उनके कारणों के विषय में चर्चा कीजिए। पहला कारण पैसे का अभाव, दूसरा कारण आधुनिक साधनों की साधुनिक उपयुक्त मात्रा में, यानी कि जितने चाहिए उतने ना मिल पाना, और मिल भी पाएँ तो सबको उपयोग करना ना आना। और मेन चीज़, हमें इंग्लिश के क्षेत्र में, यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी हम बहुत पीछे थे अंग्रेज़ों के। यदि तुलना की जाए अंग्रेज़ों के साथ तो हम लोग, हमारे भारतीय अशिक्षित थे। चलिए, इस प्रकार हमारी वेलेस्ली की विस्तार योजना यहाँ पर पूरी होती है और अब आती है डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, वेलेस्ली की विस्तार योजना हिंदी राज्यों को पराधीन बनाने की योजना थी, यानी कि सभी राज्यों को अपने अधीन बना लो, जैसा अंग्रेज कहें, अंग्रेजी सत्ता कहे, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। वेलेस्ली की योजना को स्वीकार करने वाले राज्य अंग्रेजों के मित्र माने जाते थे। इन राज्यों को ब्राह यानी बाहरी
और आंतरिक भय न होने के कारण लापरवाह होते गए। इनको यानी कि कोई बाहर वाला क्या, ये खुद ही आक्रमण नहीं करेंगे। जब वो वहाँ से, तो उनको पूरी छूट है, तो वहाँ वो आक्रमण क्यों करेंगे? करेंगे तो दूसरे राज्यों पर करेंगे। तो वहाँ के राजा, वो राजा जो इनकी नीतियों को स्वीकार करते थे, वे सभी एकदम लापरवाह हो गए, जिससे उनकी व्यवस्था में कमी आने लगी। राजाओं के इस तरह के व्यवहार के कारण राज्य व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई। अंग्रेज नीति का यह परिणाम था, अंग्रेज नीति का यही परिणाम था कि यह मतलब बस अपने राज्य में मिला लो। जैसे ही कमी देखो कि किसी चीज़ की कमी है, तो उसको सुधारने के बहाने से राज्य को हड़प लो, अपने राज्य में मिला लो। यह एक प्रकार का षड्यंत्र था। इसमें भारतीय शासक फंसते गए। राज्यों में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के बहाने से आंतरिक यानी अंदरूनी कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में कंपनी सरकार कितने ही प्रदेशों में फैली हुई अव्यवस्था के बहाने उनको हड़प लिया। बाद में ब्रह्मदेश यानी कि वर्तमान समय का म्यांमार और पंजाब प्रांत भी हड़प लिया। जो आश्रित राजा निसंतान थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को हड़प कर लेते थे। इस तरह सतारा, झांसी, नागपुर आदि राज्य हड़प नीति के शिकार हुए। जैसा कि आपने सुना होगा बच्चों कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। जी हाँ, युद्ध किया था, बस इसी बात से, क्योंकि उनके संतान नहीं थी। जो संतान थी उनकी, जो उनका पुत्र था वो खत्म हो गया था, तो उन्होंने जो दत्तक पुत्र लिया था उसका नाम था आनंदराव निवालकर। और उनके पति यानी कि जो उनके पति जी थे वो बहुत छोटी उम्र में ही खत्म हो गए थे, इसलिए उनको दत्तक पुत्र की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने गोद पुत्र ले लिया। तो अंग्रेजों को ये स्वीकार नहीं था कि कोई दत्तक पुत्र राज्य करे, इसलिए उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई से युद्ध किया और महारानी लक्ष्मीबाई को ये राज्य अपना सौंपना, अंग्रेजों के अधीन करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसीलिए 1757 में महारानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। भारत में अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश जैसे कि चाय, कॉफ़ी का प्रदेश, कपास का प्रदेश, हस्तगत करके गोरे व्यापारियों को करोड़ों रुपए की आय करवाने का आशय डलहौजी का था। यानी कि जो अच्छे अच्छे प्रदेश थे जहाँ पर कृषि फसलें अच्छी होती थीं, उन प्रदेशों से करोड़ों रुपए की आय होती थी। अब जब 1 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी, वहाँ करोड़ों रुपए की कितनी कीमत होगी, ये तो बच्चों हालात भुगतने वाला ही समझ सकता है। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने और शासन की सुविधा के लिए डलहौजी ने भारत में कई सुधार किए। डलहौजी ने जो भारत में सुधार तो किए, परंतु उसमें बलि तो भारतीयों को ही देनी पड़ी, सब कुछ कुर्बान तो भारतीयों को ही करना पड़ा। और जो भी उन्होंने व्यवस्थाएं की यानी कि सुधार किए, वो सिर्फ केवल अंग्रेजी सत्ता के विस्तार में सहायता प्रदान करे, ऐसे सुधार किए। उसके परिणाम स्वरूप सुधार तो किए, उसके परिणाम स्वरूप भारत में मुंबई से थाना तक सर्वप्रथम रेलवे लाइन शुरू हुई थी ईस्वी सन 1853 में। आधुनिक डाक पद्धति भी उसके समय में शुरू हुई थी। डाक पद्धति, रेलवे पद्धति हमारे अंग्रेजों के ज़माने में शुरू हुई थी, परंतु उससे हमें कोई लाभ नहीं था, लाभ उन्हीं अंग्रेजों को ही था। इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राम व्यवहार भी शुरू हुआ। डलहौजी ने बाल विवाह प्रतिबंधक कानून तथा विधवा पुनः विवाह कानून पारित किया। जी हाँ, बाल विवाह, जो छोटी उम्र में विवाह कर देते थे लड़कियों का, लड़कों का, तो उनके लिए कानून बनाया कि छोटी उम्र में ब्याह न किया जाए, शादी न की जाए। पुनर्विवाह, जब किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसे दूसरा विवाह करने का भी कानून बनाया और लागू भी करवाया। उसके समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का
प्रचार और प्रसार शुरू हुआ। हाँ, अंग्रेजी सत्ता के साथ साथ अब अंग्रेजी सत्ता के साथ नौकरी करने के लिए तो अंग्रेजी जानने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा यानी अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार और प्रसार किया। ईस्वी सन 1857 में भारत में प्रथम 3 यूनिवर्सिटी शुरू हुई। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू हुई। इस तरह यह सुधार मूलतः अंग्रेज शासन के विस्तार और व्यवस्था की सरलता के लिए था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, उन्होंने जो कुछ भी सुधार किए, चाहे डलहौजी हों चाहे वेलेस्ली हों, दोनों ने जो भी सुधार किए वो सिर्फ केवल अंग्रेजी सत्ता की सुगमता के लिए किए, जिसका भारतीय प्रजा को बाद में लाभ हुआ। परंतु इसके लिए भारतीय प्रजा को बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ बलिदान देना पड़ा। इस प्रकार बच्चों हमारा पेज नंबर 21 पूर्ण हुआ। अब हम आते हैं पेज नंबर 22 पर। ठीक है, विचार कीजिए। हड़प नीति और सहायक योजना से अंग्रेजों ने लगभग संपूर्ण भारत में सत्ता स्थापित की। ऐसा कैसे हुआ? कुछ तो आर्थिक कारण और कुछ राजनैतिक कारण कि राजाओं में पहले फूट डाल दी, और तीसरा कारण था सैन्य कारण कि हमारे सैनिक आधुनिक साधनों का प्रयोग नहीं जानते थे। 1857 में अंग्रेजों की विजय ऐसे शीर्षक वाली इंग्लैंड की एक पुस्तक आपके हाथ में आती है, आप उसे पढ़ते हैं। अब आप उस पुस्तक के बारे में कैसी प्रतिक्रिया या प्रतिचार देंगे? भाई, हमारे प्रतिचार से तो अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया गलत किया, और हमारे भारतीयों को बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ी। इसलिए बच्चों, आगे के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कभी भी किसी देश की गुलामी को ना स्वीकारें, आपस में मिलजुल कर रहें। ठीक है। प्रजा का असंतोष। सहायक योजना के बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया, यानी कि राज्यों को हड़प कर ले रहे थे। प्रजा का अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष दिखाई पड़ने लगा। जो भारतीय प्रजा थी वो दुखी थी, अंग्रेजों के शासन से दुखी थी, नाराज थी। आप क्रांति और मंगल पांडे, आप क्रांति, जैसा कि हमारी पुस्तक कह रही है कि आपने क्रांति फिल्म देखी होगी। ठीक है, अगर जो ना देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और दूसरी फिल्म है मंगल पांडे। हमारी बुक भी कह रही, यदि आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिए। इस समय भारतीय प्रजा पर अंग्रेजों की दमन नीति साफ दिखाई पड़ रही थी। वे फूटी आंख भी भारतीयों को नहीं देखना चाहते थे और हमेशा भारतीयों का ही शोषण करते थे। हमारे ही देश में राज्य करते थे, हमारे ही देश का पैसा ले जाते थे, परंतु हम ही को दुख देते थे। प्यारे बच्चों, यदि आपके घर में दादा दादी हों तो उनसे जवानी कहानियाँ सुनिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने इतिहास के बारे में। जितना कि हम भी नहीं बता सकते उतने अच्छे से दादा दादी समझा सकते हैं। इस समय भारतीय प्रजा पर अंग्रेजों की दमन नीति साफ दिखाई पड़ रही थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधारों के कारण आग में घी डालने जैसी स्थिति बन गई थी। भारतीय लोगों को एक तो पहले कहते कहावत है ना, एक तो दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है तो कोई बुरी बात नहीं है। एक तो पहले हमने इतनी गुलामी की, गरीब भी होते चले गए, और अब अंग्रेजी नियम लगाए गए तो भारतीयों को वे नियम स्वीकार नहीं थे। रेलवे और डाक तार की सुविधा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर लोगों को प्रभावित करने लगी। पुरानी विचारधारा को जैसे ही अब उन्होंने उच्च शिक्षा लागू की, शिक्षा की व्यवस्था की, और डाक तार की भी व्यवस्था हो गई, रेलवे की भी कहीं मतलब थाने और मुंबई के बीच में हुई, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये हमारी भारतीय परंपरा का नाश करना चाहते हैं। अंग्रेज हमारी संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं। संस्कृति अर्थात प्राचीन रीति रिवाज। ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा किया गया सुधार तो उनकी व्यवस्था की सुगमता के लिए किया गया था।
भारतीय प्रजा को उसमें लाभ भी हुआ, परंतु उसके लिए भारतीयों को अधिक कीमत चुकानी पड़ी। जितना लाभ नहीं हुआ उससे कहीं ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी, भोग देना पड़ा। लोगों ने असंतोष की आग तब विस्फोट का रूप धारण करने लगी। लोगों की जो आग थी ना, मन का जो क्रोध था, गुस्सा था, वो तब विस्फोटक रूप धारण करने लगी, यानी कि बहुत नाराज होने लगे। और यह असंतोष अर्थात 1857 का स्वतंत्र आंदोलन का संग्राम था, यानी कि जो महारानी लक्ष्मीबाई ने जो युद्ध छेड़ा था, ठीक है ना, अंग्रेजों के साथ, वो हमारा शुरुआती युद्ध था अंग्रेजों के साथ, मतलब विरोध में युद्ध था कि अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं स्वीकार करेंगे। इस प्रकार बच्चों हमारा पेज नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 4 पूर्ण हो रहा है, और हम आपको PDF के माध्यम से आंसर क्वेश्चन जो हमारे स्वाध्याय के हैं वो भी हम आपको भेज दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरा हुआ।